नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आदमी अमीर हो या गरीब सपने जरूर देखता है और अपने सपनों में अपनी किस्मत को बदलने की सोचता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हम किस्मत और वक्त दोनों को कसौटी पर खड़ा देखेंगे और इस पर अपना विश्लेषण देंगे हमारे आज के एक्सपर्ट साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे अनदेखे और अनसुने केसेस जो मुझे लगता है कि आपको देखने चाहिए। अगर आप हमारे देश के अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की डेटाबेस पे नजर डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज हमारे देश के अलग अलग कोनों से लाखों की तादाद में ऐसी डेड बॉडीज बरामद होती है जिनकी कई बार तो शिनाख्त भी नहीं हो पाती, जिसका यही मतलब निकलता है कि हमारे आसपास ऐसे कई मर्डर्स होते हैं कि जिनमें कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन ये सच ऐसी भयावह स्थिति पैदा करता है कि रोजाना दर्जनों मर्डर केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और वो भी बिना किसी नतीजे के। लेकिन ये केस इससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दे से जुड़ा है जो एक झकझोर देने वाला पहलू है। इसकी हकीकत किसी को भी हिलाकर रख सकती है। बेटा, जब हम 5वीं क्लास में थे ना, कभी छुट्टी नहीं करते थे। पर दादी तो कह रही थी कि आप 5th में फेल हो गए थे। अरे गणित में 1 नंबर से फेल हो गए थे, पर प्रिंसिपल सर हमको जानते थे इसलिए हमको फेल नहीं किए। पर तुम तो हमसे ज्यादा समझदार बनना है कि नहीं? हाँ। और उसके लिए स्कूल की छुट्टी कभी नहीं करनी। जी साहब। क्या ये आपकी बीवी कोमल है? नहीं सर, ये कोमल नहीं है। क्या ये आपकी बीवी सुमन है? नहीं साहब, ये हमारी सुमन नहीं है। दीपक, हमें इस लाश के ऊपर ये कपड़े और ज्वेलरी मिली है, क्या ये आपकी बीवी के हैं? नहीं साहब, ये सुमन के नहीं है। अरे दीपक, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? बेटा जाओ अंदर पढ़ाई करो। कुछ नहीं अम्मा, पुलिस बुलाई थी। सुमन का कुछ पता चला? अरे क्या पता चला, वही हमेशा की तरह एक नया लाश दिखा के टरका दिया। अम्मा हमको तो लगता है ना ये पुलिस हमारी सुमन को ढंग से ढूंढ ही नहीं रही। बेटा, तुम 7 साल से सुमन की आस लगाए बैठे हो। ये मिलना होता तो मिल जाती। हमको तो लग रहा है वो तुम्हें और अपने बेटे को छोड़ के भाग गई। कैसी बात कर रही हैं अम्मा आप? हाँ, यही सच है। तुम्हें अब कन्हैया के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए दूसरी माँ ले आओ। अरे छोड़िए, अम्मा आ जाएगी। छोड़िए ना, अम्मा आ जाएगी।
उठ गई तुम? मम्मी हमको भूख लगी है। पहले मुंह हाथ तो धो लो, उसके बाद हम तुमको खुद खाना खिलाएंगे, ठीक है? चले चल। साहब नमस्कार, बैठिए। साहब आज आप काय बुलाए हैं? सुमन का कोनो नया जानकारी मिला है का? दीपक, हमें सुमन की कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही अभी हमें तक कोमल का कुछ पता चला। देखिए, आप दोनों जानते हैं 7 साल गुजर चुके हैं और मुझसे पहले 2 ऑफिसर इस केस को तहकीकात कर चुके हैं और केस अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ। तो मुझे आप दोनों से यह जानना है कि आप दोनों को अभी भी अपनी बीवियों का इंतजार है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? का इंतजार नहीं रहेगा? प्यार करते हैं हम उससे। सुनील, तुम्हें? जी सर। तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली? साहब हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारी कोमल आज भी जिंदा है, लेकिन साहब वो हमारी बेटी खुशी, उसकी परवरिश के लिए हमारे माँ बाप ने दूसरी शादी करा दी साहब। पर साहब अपनी दूसरी बीवी को हम कभी कोमल का स्थान नहीं दे पाए हैं। साहब पता नहीं का है, हमको लगता है कि हमारी सुमन जरूर एक दिन मिल जाएगी। बस आप उसको ढूंढने का कोशिश तो कीजिए। दीपक, हमने सुमन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है और कर भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, कानून ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम 7 साल तक मिसिंग रहता है तो उसे डेड मानकर केस क्लोज करना पड़ता है। आप ऐसे कैसे केस बंद कर सकते हैं साहब? दीपक, दिस इज लॉ। कानून यही है और हमें जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। यही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। ये देखो, सूरज, चांद, बस, ऑटो और ये मम्मी आप रोज हमें यही पढ़ाती रहती हो, हमें नहीं पढ़ना ये। अरे पढ़ोगी नहीं तो दुनिया को कैसे जानोगी? दुनिया जहाँ हम रहते हैं, ये पंछी पशु ये सब यहीं रहते हैं। जब हम छोटे थे ना तो तुम्हारी माँ से भी हमें ऐसे ही पढ़ाती थी। चल अंदर चल। देखो सुमन, हमको ये कपिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीदी आप कपिल को गलत समझ रही है, वो बुरा लड़का नहीं है। तू तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। देखो सुमन, हमने तुम्हारे लिए दीपक जी से रिश्ता पक्का कर दिया। देख हम जानते हैं कि वो उम्र में तुमसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन दीदी हम कपिल से प्यार करते हैं और वो दीपक हमसे कितना बड़ा है। हम ये शादी नहीं करेंगे। माँ बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर गए हैं और तुम्हारी शादी दीपक जी से ही होगी। अरे गुनगुन, ये क्या कर रही हो? चलो पढ़ो। हमको नहीं पढ़ना। अरे गुनगुन, गुनगुन रुको, गुनगुन तुम आज फिर उस कोने में चली गई ना ताकि हम तुम्हें छू ना पाए। क्या हुआ मम्मा? पकड़ लिया। आप हमसे झूठ बोल रही थी ना हमें पकड़ने के लिए। अरे बेटी, हम तो चाहते हैं तुम हमेशा आजाद रहो, इतना दौड़ो कि आसमान छू, लेकिन हम आजाद नहीं। खड़ी हो तू। ये क्या नाटक मचा रखा है? अब चोरी करना भी सीख गई? शांति, क्या कर रही हो तुम? अरे एक लड्डू ही तो ले रही थी और तुम जो है। ये लड़की सारा दिन घर फैलाए रखती है। तुमने क्या हमें इसकी नौकरानी समझ रखा है? अरे हम तो तुमको इसका माँ बना के यहाँ लाए थे, लेकिन तुम जो है हम लोग का जिंदगी को नरक बना के रखती हो। नरक तो तुमने हमारी जिंदगी को बना दिया है। शादी हमसे की और तलाश अब भी अपनी पहली बीवी को कर रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम, हमारी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। आज हम तुमको बताएंगे इस कमरे के बाहर रात कैसी होती है। तुम्हें पता है रात में आसमान काला हो जाता है, उस पर सुंदर सुंदर चांद सितारे चमकते हैं। तुमने देखा था ना किताब में? हाँ, चांद और तारे बहुत सुंदर होते हैं।
वो आ गया, बाहर मत आना। दादी, पापा तो कह रहे थे कि माँ जल्दी आ जाएगी। आ जाएगी, पर ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ तो दूसरी है। कौन दूसरी माँ? जब आएगी तो खुद ही देख लेना। अब सो जाओ। काफी बड़ी हो गई है। ये ठीक है, मैं करता हूँ फोन। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ दीपक, साहब ये आपके लिए ठीक है। 20,000 रुपया है साहब। बाकी का पैसा हम आपको अपनी ज़मीन बेचकर और दे देंगे। पर आप ये केस मत बंद कीजिए साहब। अगर मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं होती तो तुम्हें पता ये रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें अभी अंदर कर सकता था। देखो, तुम्हारी बीवी हो या कोई भी, अगर कोई नागरिक मिसिंग है तो उसे ढूंढना हमारी ड्यूटी है, और हमने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। अब अगर हम ये केस क्लोज कर रहे हैं तो कानून की वजह से। इतने ईमानदार हैं तो आप काहे नहीं ढूंढते हमारी सुमन को? सुनील अपनी कोमल को भूल के दूसरी शादी कर सकता है साहब, लेकिन हम अपनी सुमन को नहीं भूल पाएंगे साहब, नहीं भूल पाएंगे। हाथ जोड़ दें आपसे, आप ये केस मत कीजिए साहब। बस हमको नहीं खाना। अरे अभी तुमने आधा रोटी भी नहीं खत्म किया। खाओगे नहीं तो अपनी मौसी की तरह स्ट्रांग कैसे बनोगी? और तुम ही तो हम दोनों को आज़ाद करोगी यहाँ से। मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी और ये जंजीर भी तोड़ दूंगी। हम जानते हैं ये जंजीर तोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन आपको वो बेड़ियाँ तोड़नी होंगी जिसने हम जैसी औरतों को बांध दिया है। हम जानते हैं ये बातें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी मौसी की तरह बनाना चाहते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी मौसी 24 साल की उम्र में गांव की सरपंच थी। बहुत रुबाब था उनका। चल कभी नहीं हमको धोखा देती है, इधर खड़ी। छोड़ इसको। खबरदार जो औरत पे ये मर्दानगी दिखाई तो। अरे पंचायत में बैठा तुम्हारा, यहाँ पे घर है हमारा ये, और हमारे होते हुए किसी और मर्द के साथ तुम। चूड़ियां नहीं पहनी हमने तुम्हारे मर्द की तरह। हाँ, और औरत पे हाथ उठा के तुम बहुत बड़ा मर्द बन रहे हो। अरे हमको मत सिखाओ, तुम बीवी है हमारा, हम चाहे कूटे चाहे मारे। इधर अगर हम इसको कोई भी तकलीफ दी तो हम तुमको गांव से बाहर निकलवा देंगे। ये लो गुनगुन की पढ़ाई का सामान। गुनगुन बेटा इधर आओ। आओ, ये लो। दीपक, इस केस को रीओपन करवाने के लिए कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोले? नहीं साहब, हमारे मोहल्ले के लड़के ने सुमन को देखा था। 40। अरे दीपक भैया, एक बात बताना था आपको। हम बताओ। कल हम लोग दोनों लखनऊ गए थे, वहाँ सुमन भाभी को देखा हमने अमीनाबाद बाजार में। बताना। हाँ भैया, वो एक आदमी के साथ थी, बाजार से खरीदारी कर रही थी। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? अरे सच बता रहे हैं भैया, हम भाभी से बात करने का बहुत कोशिश किए लेकिन वो हमको अवॉइड कर दी।
हमको तो लग रहा है वो आजकल अमीनाबाद में अपना घर बना लिए। कौन है वो लड़के? ये छेद इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। तुम जाओगी ना बाहर? पर मम्मी, हम बाहर चले गए तो आप यहाँ अकेली रह जाएंगी। तुम बाहर जाओगी तभी तो हमें बाहर निकालोगी। तुम डरना नहीं, यहाँ से तुम सीधा हमारे पति के पास जाना, वहाँ तुम्हारा भैया होगा। कन्हैया भैया ना? हाँ। मैडम जी यही है वो लड़के। पकड़ पकड़ पकड़। मैडम गलती हो गया हमसे। हम दीपक भाई से मजाक में बोल रहे थे कि सुमन भाभी को हमने देखा है, तो हवा में खाली बात किए थे उनसे। हवा खिलाती हूँ। चल। ये चोट कैसे लगा तुम्हें? वो गुनगुन शरारत कर रही थी तो लग। कौन? मेरी सुमन को घाव दिया तूने? 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 हमारा सीधापन तुम पे भारी पड़ गया गुनगुन। बिना सोचे समझे हमने कह दिया कि ये चोट हमें तुम्हारी वजह से लगी, और वो राक्षस तुम्हारी उंगली जलाकर चला गया। मम्मी बहुत दुख रहा है। जानते हैं बेटा, और तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। दर्द सहने का आदत डालो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। प्रणाम सुनील भैया। खुशी बेटा कैसी हो? दूर होके बात करो। काहे नाराज हो रहे हैं भैया? अरे हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि वो कोमल दीदी और सुमन वाला केस पुलिस वाले बंद कर दिए हैं का? तुमको क्या करना है सर रामायण जान के? तुमको कितना बार बोले हमरा मुंह मत लगा करो। चल खुशी। रिश्ते में उम्र बुम्र कोई मायने नहीं रखती सुमन। दीपक जी का बड़ा उम्र नहीं, उनका बड़ा दिल देखो। इतना प्रेम तुम्हें किसी और से नहीं मिलता। सुमन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम सुने हैं तुम दीपक को ये बोले थे कि कोमल की बहन सुमन को तुमने लखनऊ में देखा था। वो सरपंच जी, हम तो पुलिस से बच गए हो, हमसे ना बचोगे। बोलो, लखनऊ में किसके साथ देखा था सुमन को? गुनगुन, अब ये छेद इतना बड़ा हो गया है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। तुमको पता है ना तुम्हें यहाँ से जाकर क्या करना है? हाँ, मुझे एक अंकल को ढूंढना है। वो अंकल उन दो अंकल जैसे बड़े बड़े होंगे, लेकिन वो अंकल दूसरे होंगे जो अच्छे होंगे। ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा। हम नहीं जानते कि तुम्हें अच्छे अंकल मिलेंगे या बुरे अंकल, पर ये दाव खेलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम डरते हैं कि हम तुम्हें कहीं खो ना दें, पर तुम्हारी अभागी माँ
तुम्हें इस आज़ादी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। तुम्हें अच्छे अंकल मिलेंगे ना, तो तुम उनको ये दे देना, इससे वो हमें ढूंढ लेंगे और हमें यहाँ से आज़ाद कर देंगे। हम आज़ाद हो जाएंगे गुनगुन। चलो। मम्मी, हमको वापस आना है। तुमको जाना होगा बेटा, तभी तो तुम हमको आज़ाद कराओगी। जाओ। उन्नाव के श्यामपुर थाने वालों ने हमारे थाने में कांटेक्ट किया है। कुछ दिनों पहले उनके एरिया में उन्हें एक नरकंकाल मिला है। फॉरेंसिक करवाने के बाद उन लोगों को पता चला कि वो नरकंकाल 20 से 30 साल के बीच किसी लड़की का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके स्कल पर कई बार वार किए गए थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका मर्डर लगभग 7 साल पहले हुआ होगा। तो श्यामपुर पुलिस ने हमसे इसलिए कांटेक्ट किया होगा क्योंकि 7 साल पहले हमारे यहाँ पर कोमल और सुमन की मिसिंग केसेस फाइल हुए थे। जी सर, मैंने उन्हें बताया कि हमने वो केस बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एक चांस लेकर देखना चाहते थे कि कहीं वो नरकंकाल कोमल या सुमन में से किसी का तो नहीं है। सुमन और कोमल मिसिंग केस की पहली इन्वेस्टिगेटिव टीम को एक लाश मिली थी। उस वक्त सुमन के बेटे और कोमल की बेटी का डीएनए सैंपल लिया गया था। वो डीएनए सैंपल श्यामपुर पुलिस से शेयर कर। सर, गुनगुन कहाँ है? वो अंदर सो रही है। अंदर सो रही है? कहाँ? अरे यहाँ तो नहीं है। अरे बोलना, कहाँ है गुनगुन? हंस क्यों रही है? बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जी मैडम। सुनील कहाँ हैं? वो तो काम पर गए हैं। क्या बात है? हमें कोमल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। बेटा, आप अंदर जाओ। 7 साल पहले कोमल की हत्या हुई थी। आपका केस बंद कर देने के बाद भी हमारे मन में ख्याल आता था कि हमको कोमल सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन अब तो हमारा हाथ से खत्म हो गया साहब। तो कहा हमारी सुमन भी? आप उसके बारे में काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? दीपक, अभी हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हम खुद ये सोच रहे हैं कि अगर कोमल का कत्ल हुआ तो फिर 7 साल से सुमन कहाँ गायब है? मुमकिन है कि सुमन ने कोमल का कत्ल होते हुए देख लिया हो, इसलिए शायद सुमन को भी गायब कर दिया गया था। पर दीपक, तुम बेफिक्र रहो। अब हमने केस रीओपन कर दिया, हम सुमन का पता लगा के रहेंगे। पिछले 7 साल से गायब महिला सरपंच कोमल पांडे के मिसिंग केस में अब एक घुमावदार मोड़ आ गया है। मगर कोमल तो अपनी छोटी बहन सुमन के साथ लापता हुई थी। कोमल की हत्या हुई थी तो सुमन के साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों ने पुलिस को भौचक्का कर दिया है और उसकी निष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 7 साल में यह केस 3 बार अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स को दिया गया और हाल ही में इस केस की फाइल को बंद भी कर दिया गया था। लेकिन अब इस केस को रीओपन करना पुलिस की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले 7 साल में पुलिस क्या जांच कर रही थी और यह ऐसा कौन सा गुनहगार है जो पिछले 7 साल से आजाद घूम रहा है और पुलिस इसका नामो निशान भी नहीं ढूंढ पा रही। बेटा, आप ठीक तो हो? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? आप अच्छे अंकल हैं। हाँ बेटा, पर बात क्या है? ये दीपक कुमार जी यही रहते हैं? जी बताइए। हाँ मैं। आप इस बच्ची को जानते हैं? नहीं। काहे? नहीं, वो दरअसल ये बच्ची मुझे रास्ते में मिली थी और इसके गले पर ये चिट लटका हुआ था। इस चिट के ऊपर आपका नाम और एड्रेस था।
इस बच्ची ने कहा कि आपके पास जाना है तो मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। कौन हो बेटा तुम? बोलो, डरो नहीं। आई पर्ची तुमको कौन दिया? बहुत बड़ा दाव खिल गई यार ये औरत। अब इसको जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। सर, यही है बच्चे? हाँ साहब, यही है वो बच्ची। हमको ही पर्ची दी, हम पूछ रहे हैं कि तुमको किसने दिया, तो बार बार सुमन की फोटो की तरफ इशारा करती है, कुछ बताती ही नहीं। डरो मत। क्या नाम आपका? अच्छा ये बताओ, ये चिट आपको किसने दी? पक्का ये चिट आपको उन्होंने दी? सर ये लड़की हमें बाराबंकी में मिली, हर तरह से बहुत अजीब थी। क्या अजीब था? चिट देने से पहले उसने मुझसे पूछा कि आप अच्छे अंकल हैं। मैंने कहा हाँ, तब उसने एकदम से चिट निकालकर मुझे दे दी। कन्हैया चलो खाना खा लो बेटा। बेटा तुम्हें उन्नाव जाना है अपने भैया के पास। उन्नाव भैया? गुनगुन, उन्नाव एक शहर है। शहर क्या होता है? बेटा शहर वो होता है जहाँ बहुत सारे घर होते हैं, लोग रहते हैं। हम लोग उन्नाव में रहते थे तुम्हारे भैया के साथ। ये भैया क्या होता है? कन्हैया भैया। तुम कन्हैया का नाम कैसे जानती हो? मम्मी ने बताया था, कन्हैया भैया होता है, हमारा भैया। सर, कोमल और सुमन मिसिंग केस की अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने रिपोर्ट बनाई है। 16 अगस्त की शाम को दोनों बहनें उन्नाव नगर मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थी। दीपक जी कह रहे थे बाजार जा रही हो तो माँ के लिए भी एक साड़ी। चलो सर, हमारे 3 सस्पेक्ट हैं, संतोष, कपिल, प्रताप। मैं विटनेस के बयान पढ़ रहा था। एक चशमदीद के मुताबिक जिस दिन ये दोनों बहनें गायब हुई उस दिन उन्नाव मार्केट में इन दोनों बहनों के साथ कपिल को भी देखा गया था। सुमन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सुमन पसंद करती थी कपिल को, लेकिन कोमल ने उसकी शादी करवा दी दीपक से। इस लिहाज से कपिल हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। सर, ये संतोष भी काफी गर्म दिमाग का आदमी है। कोमल जब सरपंच बनी तो उसकी कई बार इसके साथ गर्मा गर्मी हुई। छोड़ इसको, खबरदार जो औरत पे हाथ उठाया तो। अरे पंचायत नहीं बैठा तुम्हारा यहाँ पे, घर है हमारा ये। शराब तो और कोमल जब सरपंची का इलेक्शन लड़ रही थी तो उसका ऑपोजिट कैंडिडेट था ये प्रताप, और ये इलेक्शन हार गया था। राइट सर, कोमल के ना रहने से सबसे ज्यादा फायदा प्रताप को हुआ। पिछले 7 सालों से वो इस कस्बे का सरपंच है। सर, इन 7 सालों में इन तीनों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला और कोई चौथा सस्पेक्ट भी सामने नहीं आया। और अब ये बच्ची सामने आई है जो ये कह रही है कि उसे सुमन ने भेजा है। क्योंकि सवाल ये है कि सुमन ने इस बच्ची को क्यों भेजा, वो खुद क्यों नहीं आई? अब या तो सुमन मजबूर है या फिर उस बच्ची को सुमन ने नहीं भेजा, बल्कि कोई सुमन का नाम इस्तेमाल करके हमें भटका रहा है। सर, 2 दिन पहले मैं बाराबंकी गई थी। मैम बस यही मिली थी वो बच्ची, मुझे इस तरफ से आ रही थी। 2 दिन पूछताछ करने के बावजूद वहाँ कोई लीड नहीं मिली। लीड तो ढूंढनी पड़ेगी संगीता। जितने भी सस्पेक्ट हैं सबको एक बार फिर से खंगालो और पता लगाओ कि इनमें से किसका कनेक्शन बाराबंकी से है। बाराबंकी जहाँ से बच्ची आई थी। सर, पता नहीं किस आसमान से आके टपक गई और बोल रही है कि कन्हैया तुम्हारा भैया है। ये लड़की, सुमन भले ही तुम्हारी माँ हो पर दीपक तुम्हारा बाप नहीं है, समझी? कैसी बात कर रही हैं अम्मा आप? एक तो ये बच्ची पहले से इतना डरी हुई है, आप इसको और डरा रही। पुलिस को बोलो यहाँ से ले जाए, हमको इसका कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं है। पर हमको है। अगर हमारी सुमन ने हम पे भरोसा करके इसको यहाँ भेजा है ना, तो हम इसको कहीं नहीं भेजेंगे। अम्मा, हमको तो डर लग रहा है कि हमारी सुमन किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। कड़े मुर्दे फिर से उखड़ रहे हैं वकील साहब।
ये पुलिस फिर से हमें परेशान करने वाली है। अगर गिरफ्तार करके ले गए तो हमारी जमानत तैयार रहनी चाहिए। अरे 7 साल पुराना फिर शुरू हो गए। अगर हम विरोधी थे तो क्या कातिल हो गए? तब वो सरपंच थी, आज हम पावर में। पावर का नशा क्या होता है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। पावर के लिए खून और पैसा दोनों पानी की तरह बहाए जाते हैं। देखिए, हमने किसी का खून नहीं बहाया और बेकार में हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। अगर कोई सबूत है आपके पास तो दिखाइए। मैडम जी, हम कोमल का थप्पड़ भी खाए हैं और 7 साल में 4-4 बार आप लोगों का डंडा भी खाए हैं। अब आप फिर से हमारे पीछे। हाँ, फिर से। और इस बार सच उगलवाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ले चलिए हमको, और जितना चाहे उतना कूट लीजिए, लेकिन हमारा बयान वही का वही रहेगा। हम ना तो कोमल के साथ कोई नफरत निकाले और ना ही सुमन के साथ। और हमारी बीवी की वजह से ही कोमल हमको थप्पड़ लगाई थी ना। पूछ लीजिए अगर कुछ भी किए हो उसके साथ तो। सर 7 साल पहले हम सिर्फ 20 के थे सर। इन्फेक्चुएशन को हम प्यार समझ लिए थे। और सर सच बोल रहे हैं, जब सुमन की शादी हुई थी ना सर, तो बहुत रोए थे हम, बहुत दारू पी थी। लेकिन उसको उनसे दुश्मनी निकालने के लिए हमने कुछ किया नहीं, ना ही सुमन से, ना ही कोमल दीदी से। और यही बात हम पिछले 7 साल से बता रहे हैं सर। 7 साल पहले जिस वक्त जिस जगह से कोमल और सुमन गायब हुए, उस वक्त उनके साथ तुम्हें देखा गया था। हम बताए तो सही, हम तब आखिरी बार मिलने गए थे सुमन से। हमने तुमको मना किया था ना इससे बात करने को। दीदी आप जैसा समझ रही ना वैसा नहीं है। हम दिल्ली जा रहे हैं नौकरी के लिए। एक आखिरी बार सुमन से मिलने आए थे। सुमन देखो, अगर हमसे कुछ भी गलती हुई हो ना तो हमको माफ़ कर देना, बस यही बात कहने आए थे। तुम जितने सीधे और भोले दिख रहे हो उतने सीधे और भोले हो नहीं। 7 साल से एक ही डायलॉग मार रहे हो। सर हम डायलॉग नहीं मार रहे हैं सर, जो बात है वही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। सर, संतोष, कपिल और प्रताप, इन तीनों का बाराबंकी या उस बच्ची से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि इन तीनों का कोमल और सुमन का गायब होने या उनके कत्ल से भी कोई कनेक्शन नहीं है। कपिल के बयान के मुताबिक उसने कोमल और सुमन को आखिरी बार उन्नाव नगर मार्केट में मेन रोड की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद से इन दोनों को किसी ने नहीं देखा। लेकिन कोमल की लाश मिली यहाँ से 25 किलोमीटर दूर शामपुर रोड पर। तो मतलब 7 साल पहले क्राइम सीन इसी एरिया के आसपास कहीं है। और बाराबंकी का जो कनेक्शन हम प्रेजेंट सिनेरियो में ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो कनेक्शन आज का नहीं बल्कि 7 साल पुराना हो। क्या करें, शामपुर और यहाँ का डम डाटा निकलवा। सर, आप 7 साल पुराना डम डेटा निकालने की बात कर रहे हैं। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। लेट्स डू इट। और मैं उस बच्ची से एक बार फिर से मिलता हूँ, शायद इस बार कोई लीड मिले। सर, इस केस की नियति इसी जज्बे पर टिकी थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। और सुमन ने जिस तरह से गुनगुन को आज़ाद किया था, वो भी एक नामुमकिन काम को मुमकिन करने जैसा जज्बा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या सुमन का ये जज्बा पुलिस के लिए कोई राह खोज पाएगा? अच्छा बच्चा, आपने उन वाले अंकल से क्या पूछा था कि अंकल आप अच्छे अंकल हो ना? उसके बाद आपने उनको वो चिट दी थी, है ना? तो आप मुझे भी अच्छे अंकल समझ लो। आप मुझ पे भरोसा करोगे? अगर आप अच्छे अंकल हैं तो आपने मुझे चॉकलेट क्यों दी थी? तो क्या कोई बुरे अंकल भी हैं जिन्होंने आपको चॉकलेट दी थी? ये लो। वो मेरे लिए बुक्स भी लाते थे, पर मम्मी बोलती थी वो भी बुरे हैं। तो चॉकलेट देने वाले बुरे अंकल के अलावा भी कोई बुरे अंकल थे? उन्होंने मेरी उंगली भी जलाई थी। ये बताओ कि आपकी मम्मी दोनों बुरे अंकल्स को कैसे जानती है? अच्छा ये तो बताओ, आपकी मम्मी ने आपको यहाँ क्यों भेजा है? आजाद करने के लिए। किसको आजाद करने के लिए? किससे? मम्मी को? क्या हुआ मम्मी को? मम्मी के पैर में कुछ हुआ? आपकी मम्मी के पैरों को किसी ने बांधा हुआ? बच्चा, ये वही जगह है जहाँ पे आपको वो अच्छे वाले अंकल मिले थे। आपने उनको चिट दी थी, फिर वो आपको लेके गए थे आपके मम्मी के गांव। अब ये बताओ, आप इस जगह पर आए कैसे थे? इधर से?
फिर कहाँ से आते? बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस रास्ते पे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी याद आए या कोई ऐसी जगह लगे जहाँ पे आपकी मम्मी हो सकती है तो आप हमें बताओगे। क्या हो गया बेटा? सर ये डर रही है। डरो मत, बोलो वो जगह कहाँ है? कुछ याद आ रहा आपको? विशाल, पता लगाओ ये घर किसका है। सर आपका सामान को यहीं रखा गया था, अब कहीं शिफ्ट किया गया। सर आसपास के लोगों ने बताया कि ये घर हमेशा बंद रहता है। इसका मालिक कौन है, यहाँ पे कौन रहता है, किसी को कुछ नहीं पता। एक काम करो, बिजली विभाग से पता लगाओ ये मीटर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर डंप डेटा से उन्नाव के 8 नंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इनको यूज़ करने वालों में से 8 लोगों का बाराबंकी से सीधा कनेक्शन है। इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला इनमें से एक ऐसा है जो 7 साल से रेगुलरली 3 दिन में एक बार बाराबंकी जाता है, लेकिन पिछले 14 दिनों में वो सिर्फ 2 बार बाराबंकी गया है। और 14 दिन पहले ही गुनगुन दीपक के घर आई थी। है कौन है? मोहन सिंह, यहीं उन्नाव में रहता है। सर घर जाएं इसके? अगर डायरेक्टली उसके घर गए तो अलर्ट हो जाएगा, उसका फोन सर्विलेंस पे डालो। सर वो घर भरत सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। बिजली विभाग से उसका नंबर मिला है। भरत का फोन अब भी बाराबंकी में एक्टिव है। तुरंत उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करो। सर इसका सरनेम भी सिंह है, कहीं ये भरत सिंह और मोहन सिंह रिलेटेड तो नहीं है? सर भरत का फोन बाराबंकी के गोमती नगर में एक्टिव है। जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। छोटी बहन को कैद करके उसके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव कर रहे थे। बड़ी बहन कोमल, उसको तो जान से ही मार दिया। क्यों? नहीं सर, कोमल को हमने नहीं मारा। तुम लोगों ने नहीं मारा? तुम लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा? सर हमें नहीं पता सर। सर हमारी नज़र तो सुमन पर थी और उसकी बड़ी बहन हमारी दुकान पर कपड़े खरीदने आती थी। सर उस रोज रात में हम और हमारा कजिन भरत श्यामपुर से लौट रहे थे, तभी हमारी नज़र सुमन पर पड़ी। हमारा दीदी का जान खतरे में, वो हमें भी मार देगा। कौन मार देगा? हमारी मदद करिए। आइए आइए, हमारी बहन गाड़ी से चलते हैं ना। आइए आइए आप आइए। हमें इधर नहीं, हमें उधर जाना है। हमारी दीदी वहाँ है। ये लड़की चुप, मोहन इसका मुंह दबा। तब बाराबंकी में मोहन का पुराना घर है, हम सुमन को वहीं लेकर गए। सुमन हमको इतनी पसंद थी कि हम हमेशा उसको अपने पास ही रखना चाहते थे, इसलिए सर हमने कमरे में उसको जंजीर से बांध के रख दिया था।
और सर कपड़े खाने पीने का इंतज़ाम भी वहीं कर दिया था। फिर सर जब हमारा मन होता हम उसके पास चले जाते थे। वो बच्ची? वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सर ये लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने कोमल को नहीं मारा है, तो फिर किसने? हमें सुमन से बात करनी होगी। हॉस्पिटल में पता करो सुमन की हालत अब कैसी है। सर सुमन क्या हुआ था उस दिन? हम और कोमल दीदी दोनों बाजार से वापस आ रहे थे। अच्छी शॉपिंग होगी ना आज? हाँ दीदी, पर रात कितना हो गया है, अब पता नहीं ऑटो मिलेगा कि नहीं। अरे मिल जाएगा, आगे चलकर ना यहीं पर ही कहीं होगा। कोमल को सुनील ने मारा था? पिछले 7 साल से तो ढोंग कर रहा था, सबको बेवकूफ बना रहा था, जबकि तूने ही अपनी पत्नी कोमल को। हाँ हमें मारे थे उसको। ऐसी भी क्या नफरत थी जो तुमने कोमल को जान से ही मार दिया? सब वो औरत होके सरपंच बन गई। हमको शर्म आता था कि हम एक छोटा सा नौकरी करते हैं और हमारा बीवी इतना बड़ा पद पे, सब उसका इज्जत करता था और हमको कोई नहीं पूछता था साहब। हम रोज तिल कर मरते थे। इसलिए हम सोचे कि अगर हम उसको मार देंगे तो हमको लोगों का हमदर्दी मिल जाएगा और अगला बार हम सरपंच बन जाएंगे। बन गया तू सरपंच? तुमने अपनी बीवी कोमल को महज इसलिए मार दिया क्योंकि तू सरपंच बनना चाहता था। तो कभी सरपंच नहीं बन सकता था। तेरी जैसी सोच है ना, तो कभी बन ही नहीं सकता था। खा लो धड़स के। दीपक जी, हम बस गुनगुन को लेने आए। इतने सालों से सुमन हम तुमको देखने के लिए तरस गए, तुम जाने की बात कर रही? पर हम आपके लायक नहीं रहे। ऐसा काहे कह रही हो तुम? गुनगुन आपकी बेटी नहीं है दीपक जी। पर अब है। आपस में कितना घुल मिल गए हैं दोनों। अरे देख कर रहे मम्मी है तुम्हारी। दो साधारण से इंसान जो एक साधारण सी दुकान चला रहे थे, उनमें इतनी हैवानियत छुपी होगी, ये हकीकत किसी भी आम इंसान को हिलाकर रख सकती है। हमारे गली मोहल्ले के दूध और सब्जी वालों से लेकर राशन और कपड़े वालों तक रोजाना ऐसे कई लोगों के संपर्क में हम आते हैं जिनसे हमारा एक दैनिक व्यवहार जुड़ जाता है। और जब हमें ऐसे केसेस के बारे में सुनने मिलता है तो आम इंसान विचारशील बन जाता है और हम लोगों पर भरोसा करने से डरने लगते हैं, जो अपने आप में हमारी सामाजिक सद्भावना पर एक खतरा है। क्योंकि इंसान समाज के बिना अधूरा है, और वो समाज भी अधूरा है जहां पर लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठने लगता है। हमें हमारे समाज को ऐसे खौफ से दूर करना होगा। एक तरफ कोमल के पति ने उसे मौत के घाट इसलिए उतार दिया था क्योंकि उसे लगता था कि कोमल की जगह उसे सरपंच होना चाहिए था। वहीं सुमन को इस बात की सजा मिली कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए मदद मांगने गई थी। सुमन ने 7 साल उस कमरे में बिता दिए। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसका पति उसे और उसकी बेटी को नहीं अपनाएगा। शायद उसे अपनी और अपनी बेटी की किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं रह गया था। लेकिन दीपक का प्यार इस समाज की ऐसी किसी भी कुरीति को मानने को तैयार नहीं था। वो बस इतना जानता था कि वो सुमन से प्यार करता है और अगर सुमन किसी भी तरह के खतरे में है तो उसे बचाना उसकी ही जिम्मेदारी है। भले ही कोमल और सुमन के अपराधियों को सजा मिल गई हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई ताकतवर औरतों और मासूम बच्चियों को अपनी हवस का, अपने अत्याचार का निशाना बनाता रहता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम समाज को बदलने में अपना योगदान दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम कई वजहों से कुछ लोगों को खोने से डरते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिंदगी के किसी पड़ाव पर कहीं हम खुद को तो नहीं खो रहे, क्योंकि कई बार हम दूसरों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं, और अगर मौका लगे तो हमें रास्ते से हटाने से भी परहेज नहीं करते। आज का ये केस ऐसे ही कई मापदंडों से जुड़ा है, जिस पर अपना पक्ष रखेंगे जाने माने क्राइम रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अब से आप अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सकते, अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं निकल सकते, अब से आपके घर में बिजली नहीं आएगी, तो आपको कैसे महसूस होगा? आपको घुटन महसूस होगी ना? आपको लगेगा कि जैसे आपकी आजादी आपसे छीन गई हो। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। यह उनकी रोज की लड़ाई है, और जब भी कोई इस लड़ाई में अपना सर उठाकर गहरी और स्वच्छंद सांस लेने की कोशिश करता है तो उसका हनन कर दिया जाता है। अक्सर कई गुनाहों के मोटिव हमें चौंका देते हैं, कई गुनाह के जघन्य कृत्य हमें हिलाकर रख देते हैं, लेकिन इस गुनाह की कहानी में ये दोनों पहलू शामिल हैं। भेदभाव से भरी इस दुनिया में मैं जब भी अपने बाबा की तस्वीर देखती तो मुझे लगता जिंदगी एक बहुत लंबी लड़ाई है और हमें इससे कदम कदम पे लड़ना है। लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो यही ख्याल आता है कि ये लड़ाई अपनी जगह है, पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे अपने हालातों से समझौता करना ही पड़ेगा। सुनो, 2 वर्कर उधर भेज दो, साहब ने बोला है, उसको वहीं पे रख दो। हाँ, ये अच्छा करिए तू, अच्छा करिए, बहुत अच्छा। अगले महीने से ना तेरी पगार बढ़ा दूंगा। थैंक यू साहब। एक छोटी सी विनती है। हाँ बोलो ना। आज मुझे अपनी बहन को आंगनवाड़ी की डॉक्टरनी के पास लेके जाना है, तो क्या आज मैं जल्दी चली जाऊं? हाँ जाओ ना, जाओ। अच्छा, कोई और समस्या होगी तो बताना, मैं ठीक कर दूंगा। जाओ। ऐसा लगता है सुगंधा, पहले पति ने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था और अब इस बच्चे ने तो मेरे पर ही काट लिए। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो दीदी? और माँ बनने का एहसास तो हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू कई बच्चे को जन्म दे चुकी है। मेरा बस चलता तो बच्चे को कब का गिरवा चुकी थी। बस दीदी, 7वां महीना है आपका और आप अभी बच्चा गिराने की सोच रही हो। चुपचाप डॉक्टरनी के पास चलो और जैसी केयर वो बोलती हैं आपको वैसी केयर करनी है, समझे आप? ठीक है। आपकी कंपनी की दवाई इतनी घटिया है कि अगर मैं अपने मरीज को दवाई न दूं तो शायद बच जाएगा, लेकिन आपकी कंपनी की दवाई खा के शर्तिया मरेगा वो। और रेट्स इतनी हाई। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो नाराज़ हो गए। देखिए, हमारा और डॉक्टर का तो चोली दामन का साथ होता है, और अगर आप हमारा साथ देंगे ना, हम इतना फ़ायदा करेंगे आपका, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं तो कहता हूँ आपका क्लिनिक रिनोवेट करवा देते हैं, एकदम मॉडर्न स्टाइल का। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप? अरे जो आप कहते हैं डॉक्टर साहब। और देखिए, साथ मिलकर खाने पीने से सेहत और दिमाग दोनों बढ़िया रहती हैं। देखिए, इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं आपकी सेहत खराब कर दूं, आप जा सकते हैं। अनीता दी, मैंने अखबार में एक संदेश पढ़ा था। इस भेदभाव से भरी दुनिया में हम बच्चों को यही सोच के लाते हैं कि जिंदगी देने वाला भगवान जिंदगी लेने वाले से बड़ा होता है। मान ली तेरी बात, तभी तो ये सब कुछ कर रही हो ना। ये तो बहुत अच्छा कर रही हो आप। ओहो, बंद कर अपना ये ज्ञान संदेश। मैं समझ गई, इस बच्चे को तो जन्म देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में मैं जितेंद्र से तलाक जरूर लूंगी। ये कैसी बात कर रही है अनीता? बिन पति के तेरे और तेरे बच्चे का गुजर बसर कैसे चलेगा? हाँ, ये तो आपको मेरी शादी कराने से पहले सोचना चाहिए था ना माँ। इस शादी ने मेरी जिंदगी पे लंबा विराम लगा दिया है।
बेटा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छी बात ही सोचा कर। अरे दामाद जी, आइए आइए दामाद जी आइए, हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आइए ना बैठिए। कोस ही रहे होंगे। अरे नहीं नहीं दामाद जी, तारीफ थोड़ी करोगे। बैठिए। तू बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ पे आके बैठ गई है और वहाँ घर का सारा काम चूल्हा चौका मैं कर रहा हूँ। हाँ, तुझे वापस लेने आया हूँ मैं, समझी? हाँ दामाद जी, आपकी पत्नी है, ले जाइएगा, लेकिन पहले बैठिए तो। तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा मैं, समझी? जीजा जी, आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जब तक दीदी को बच्चा नहीं हो जाता वो हमारे साथ ही रहेंगी। आपको खुद का होश तो रहता नहीं है, आप दीदी को क्या संभालोगे? बहुत बोल रही है तू, तुझे अकल नहीं है क्या कि घर के दामाद से कैसे बात करते हैं? तमीज सिखाओ इसको। अब कुछ भी बोल रही है तू। हम दामाद जी सही कह रहे हैं। अरे हमारे में पहले डिलीवरी ससुराल में ही होती है, शुभ माना जाता है। जा नाश्ता का बंदोबस्त कर। मुझे देर हो रही है और आपको भी चलना है। हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। बैठिए ना दामाद जी, आइए। अरे कितनी देर में गाड़ी लेके आ रहे हो? मैंने कहा था ना कि 10 मिनट में आ जाना। मैं क्लिनिक के बाहर ही हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब चलो, चलो जल्दी चलो। अरे बैठो ना गाड़ी में, चलो जल्दी। क्या बदतमीजी है ये? अरे आप ही की सेवा में लगे हुए हैं डॉक्टर साहब, कोई बदतमीजी नहीं है। देखिए मैंने आपको मना किया था सेवा के लिए। अरे एक बार शांति से देख तो लीजिए, क्या सौगात लाए हैं आपके लिए। ऐसे हड़बड़ा के कहाँ जा रही है? आना, बेड छोड़ देता हूँ। अरे आना। राखी, राखी। अनीता दीदी आप? सुगंधा अभी तक घर नहीं आई, तुमने उसे काम पे देखा था? नहीं दीदी, और वैसे भी हम कई दिनों से मनोहर सेठ की बजाय रेवा शंकर के यहाँ काम कर रहे हैं। आप मनोहर सेठ से बात कीजिए ना। हेलो, मैं जितेंद्र, सुगंधा का जीजा साहब। वो काम से घर नहीं आई, आपको पता है कहाँ है वो? कुछ पता चला तुम्हें? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अभी तो सुबह भी होने आई, पता नहीं सुगंधा किस हाल में होगी। मम्मी मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। सुगंधा काम क्या करती हैं? वो मनोहर सेठ के यहाँ सुपरवाइजर है। कल ये काम पर पहुंची थी? हाँ साहब, मेरी मनोहर सेठ से फोन पे बात हुई थी। उन्होंने ये बताया था कि सुगंधा सुबह थोड़ा लेट पहुंची थी, लेकिन अभी वो नई नई कहानियां बना रहा साहब। क्या कहानियां बना रहा है? साहब वो बोल रहा है कि सुगंधा उसके 50,000 लेके भागी है। अब सुगंधा ऐसा कर ही नहीं सकती, मनोहर झूठ बोल रहा है साहब। अब मुझे तो उस पर शक हो रहा है। अब सुगंधा का मोबाइल नंबर दीजिए। वो मोबाइल नहीं रखती साहब। साहब मेरे बच्चे का पता कीजिए, मुझे बहुत फिक्र होती है। क्या बेफिक्र रहिए, हम जल्दी पता लगाएंगे। सर मैंने ऐसा कब बोला कि सुगंधा मेरे पैसे लेके भाग गई? और उसका जीजा का तो यही कहना। मैंने उसको इतना बोला था कि लेबर की दिहाड़ी देने के लिए सुगंधा को मैंने 50,000 रुपए दिए थे। ये 50,000 रुपए हैं पूरे, ठीक है? सभी मजदूरों को उनकी दिहाड़ी दे देना। और मैंने खुद उसको वो लंबर मिल वाले रोड पे छोड़ के आया था, लेकिन साहब वो साइड पे पहुंची नहीं। मुझे खुद फिक्र हो रही है साहब सुगंधा की। उसके पास 50,000 रुपए थे। सर क्या मालूम किसी लूट खसूट का शिकार तो नहीं हो गई? ये तो अपने 50,000 से ज्यादा सुगंधा की फिक्र कर रहा है। देखते हैं इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लंबर मिल रोड पर जहाँ पर इसने सुगंधा को छोड़ा था वहाँ पता करो, और इसके बाकी मजदूरों से बात करो। हाँ साहब, कल इस लड़की को हमने देखा था सुबह जब हम लकड़ी लेकर जा रहे थे। उसके बाद गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उस कार का नंबर कुछ याद है तुमको? नंबर तो अंग्रेजी में था साहब, तो वो तो हमको पता नहीं, लेकिन जिसके साथ वो गाड़ी में गई वो बात ऐसे कर रही थी जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं साहब। अच्छा, वो कार देखने में कैसी थी, कुछ पता है? हाँ साहब, काले रंग की थी। ये ऐसी कार थी क्या? नहीं साहब। हाँ साहब, ऐसी गाड़ी थी।
सुगंधा को एक ब्लैक रंग की कार में जाते हुए देखा। ऐसा कौन है जिसके पास काले रंग की कार है? नहीं साहब, सुगंधा किसी कार वाले के साथ क्यों जाएगी? आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुगंधा का किसी लड़के से अफेयर? सर सुगंधा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा उसके साथ। तब तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी अच्छी दोस्त काफ़ी दिनों से गायब है। हाँ सर, मैं खुद शौक हूँ सर, वो अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गई? अच्छा ये बताओ, बात सिर्फ दोस्ती तक थी या कहानी आगे बढ़ गई थी? अब सर कहानी तो गांव वाले बना रहे हमारे रिश्ते को लेकर। आप तो जानते सर गांव में कोई साधन है नहीं। अब सुगंधा मुझे कभी दिख गई घर जाते हुए अकेले तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी बस। तो तुम सुगंधा को लिफ्ट देते थे, कभी बाइक से, कभी कार से और कभी काली का। एक मिनट सर। हेलो, सर ये किसी जानवर की लाश हो सकती है, शायद किसी बंदर के बच्चे की। किसी ने ऐसी रूमर फैला दी होगी, गांव वाले बहक गए और इसको एलियन समझ बैठे। इट्स ह्यूमन फिटस, मानव भ्रूण है। यस सर, यू आर राइट, पॉसिबल है। लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाओ, किसी ने अबॉर्शन के बाद यहाँ फेंका। ओके सर। और आसपास सर्च करवाओ, शायद कुछ मिले। ओके सर। परम उठाओ इसे। एक तरफ एक अज्ञात शव के टुकड़े ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, वहीं लंबर मिल के रास्ते पर जहां सुगंधा देखी गई थी, उस एरिया के कुछ ऑफेंडर्स को पुलिस ने राउंड अप किया था। कहाँ रखा उस लड़की को? हाँ, तुम दोनों ने उस लड़की के साथ क्या किया? बोलो। साहब माना कि हम लोग छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं साहब, लेकिन किसी लड़की के साथ नहीं साहब। इसका मतलब तुम दोनों ऐसे मुंह नहीं खोलोगे। मारो सालों। हेलो हेलो, कौन? सुगंधा? सुगंधा बेटा तुम हो ना? बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारी बेटी सुगंधा जिंदा है। तुम कौन हो? एक बार सुगंधा से बात करवा दो, एक बार। जल्दी आके मिलेगी तुमसे। और हाँ, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले लो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर। गांव वाले जिसको एलियन की लाश समझ रहे थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि वो मानव भ्रूण ही है। सर सुगंधा की फैमिली आई है, उन्हें किसी ने फोन किया कि सुगंधा जिंदा है। साहब, सबसे पहले मुझे सांसों की आवाज सुनाई दी, मुझे लगा कि वो सुगंधा ही थी, पर उसने मुझसे बात नहीं की। फिर किसी आदमी की आवाज आई और वो बोला कि सुगंधा जहां भी है वहां सही सलामत है। आवाज किसकी थी? कुछ अंदाजा? क्या वो आवाज आपकी जान पहचान में किसी की थी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब जरूर कोई बड़ा गेम है। अच्छा, क्या बड़ा गेम है? वो तो आप पता कीजिए साहब, हम कैसे बताएं? देखिए ना माँ जी की हालत कितनी खराब हो रही है। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दीजिए। हाँ सर। फाइल को डीसी साहब के ऑफिस में भिजवाओ। सर सुगंधा की मां को जिस नंबर से कॉल किया गया था, ये नंबर हैदराबाद में एक फेक आईडी से लिया गया था, लेकिन सर लास्ट कॉल के वक्त ये नंबर यहाँ बीरा राजस्थान में एक्टिव था। वो सिम जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल हुआ उसका IMEI नंबर ट्रेस करो। क्या सर? और वैभव के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? आने वाले हैं सर। हाँ पर सर आइए, यहाँ पे अंदर, यहाँ अंदर जंगल में। हटिए पीछे, हटिए हटिए पीछे, पीछे हटिए, चलिए आइए सर। सर गांव वालों ने बताया इस एरिया में रात को बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। मेरे ख्याल से कुत्ते ने बदबू सूंघ के ये ज़मीन कुरेद दी। ये देखिए सर।
सर चेहरा घुमा कर। सुगंधा की बॉडी, बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। सर हम तो सोच रहे थे कि लड़की किसी काली कार वाले के साथ गायब हो गई, फिर वो फोन कॉल्स, और अब ये लाश हमें इसी गांव के पास मिली है। अमित, ये कोई बहुत बड़ा गेम है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ और पूरा एरिया सर्च करवाओ। सर सुगंधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। सुगंधा को जिस दिन गायब किया गया उसका मर्डर उसी दिन किया गया। और चौंकाने वाली बात यह है सर, जब उसका मर्डर हुआ उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? जी हाँ सर, रिपोर्ट के मुताबिक सुगंधा 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका रेप भी किया गया सर। उसकी बॉडी पे किसी बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट से घाव किए गए। ऐसा लग रहा है किसी ने सुगंधा के साथ बहुत ही गहरी रंजिश निकाली। रंजिश सिर्फ सुगंधा से नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे से भी निकाली गई। ताज्जुब की बात यह है कि लड़की 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी और फैमिली ने कुछ नहीं कहा। वो हमें सड़क किनारे ह्यूमन फिटस मिला था और यहाँ सुगंधा का पेट फाड़कर। मैंने क्रॉस चेक किया सर, वो फिटस सुगंधा का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेपिस्ट के डीएनए का कोई जिक्र नहीं। सर बॉडी 3-4 दिन तक जमीन के नीचे दबी हुई थी, इसलिए डीएनए डिस्टर्ब हो गए होंगे। लेकिन डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्हें सुगंधा की बॉडी पे रेपिस्ट के बाल या ऐसा ही कुछ मिले। वैभव के डीएनए को फिटस के डीएनए से मैच करवा के देखो। जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, लड़की के कपड़े, रस्सी, सबकी। एक बात होता है, ये पक्का रंजिश का मामला है। सुगंधा किसी अपने की नफरत का शिकार हुई है। उसका पेट फाड़कर भ्रूण बाहर निकाला गया। ये कोई अपना ही कर सकता जो ये जानता था कि सुगंधा प्रेग्नेंट है। उसकी फैमिली से मिलना पड़ेगा। मिसिंग होने के 4 दिनों बाद आखिरकार विक्टिम की छत विशत लाश मिली। हमारे सूत्रों के मुताबिक उसका रेप करके बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसका पेट तक काट दिया गया था। जाहिर है आखिरी सांस तक वो काफी पीड़ा में रही होगी, काफी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उसकी चीख कोई ऐसे इंसान तक नहीं पहुंच पाई जो उसे बचा सकता था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से जुड़े कानून में इतने बदलाव और सख्ती के बावजूद कोई इतनी हैवानियत करके ये सोच सके कि वो बच जाएगा, तो ये हमारी कानून व्यवस्था के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। क्या सुगंधा प्रेग्नेंट थी? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? साहब आप सुगंधा का केस सुलझा रहे हैं या उसको बदनाम कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा। सुगंधा का पेट फाड़कर जिस तरह से फिटस निकालकर फेंका गया है, पक्का ये रंजिश का मामला। क्या अब भी आप लोगों को किसी पर शक नहीं? माँ चुप क्यों है आप? बोलती क्यों नहीं? डरिए मत, बताइए। कुलदीप सिसोदिया। कौन है ये? दूसरी जाति का रईस है साहब। सुगंधा और बाबा उसके यहाँ काम करते थे। तेरी इतनी औकात, तू मेरा पानी को हाथ लगाएगा? पानी खत्म हो गया साहब। भैया हमारा पानी का गिलास को हाथ लगा, तुम क्या कर रहे हो? मारो साले को। बात कर रहा था। बाबा को मार मार के अधमरा कर दिया और उसके 6 महीने बाद। तो तब आपने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी? कोशिश की थी साहब। आपके ये हवलदार परम जी वो भी थे तब थाने में। साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हल्ला हो रहा है? साहब मेरे बाबा को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने कुलदीप सिसोदिया के गिलास से पानी पी लिया और अब वो नहीं रहे। आप केस बनाओ वो स्पेशल एक्ट में। देखो, बिना गवाही के केस नहीं बनता। तुम्हारे अलावा कोई गवाही नहीं दे रहा है कि कुलदीप सिसोदिया जी ने तुम्हारे पिता को मारा था। अरे साहब, इनके अफसर दरोगा ने हमारी एक नहीं सुनी, ये भी मौन खड़े रहे। कुलदीप पर केस करने के लिए सुगंधा कई दिनों से लोगों को इकट्ठा करके गवाह जुटाने में लगी हुई थी। मुझे लगता है कुलदीप को इस सब के बारे में पता चल गया और
इसीलिए उसने सुगंधा से बदला लेने के लिए उन्होंने कह दिया और आपने भरोसा कर लिया। आपको पता भी है सुगंधा का बाप मोतीलाल था कौन? एक नंबर का चोर था वो। मेरी साइड से बिल्डिंग मटेरियल चुराता था वो। अब इस बात को लेकर मेरे कुछ आदमी और उसमें झगड़ा हो गया और ये मारपीट तो हुई नहीं और वो मुझ पर संगीन आरोप लगा रही है। हमें इतना अंदाजा तो है कि सुगंधा के पिता के साथ क्या नाइंसाफी हुई होगी, और ये भी अंदाजा है कि आपके कितने गोरख धंधे चल रहे हैं। बिना सबूत के बहुत कुछ कहते जा रहे हैं आप। सबूत भी ले आएंगे। फिलहाल इतना तो पता चल गया है कि जिस लंबर मिल रोड से सुगंधा गायब हुई थी उसी के पास तुम्हारी ज़मीन है। तो हो सकता है सुगंधा को उस काली कार में फुसलाकर आपने बिठाया और गायब कर दिया। अरे हम क्यों फुसलाएंगे उसको? अरे क्या आप काली कार कर रहे हैं? मेरे पास ऐसी कोई काली कार है ही नहीं। कोई ठोस सबूत हो ना मेरे खिलाफ तो आना। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। पता लगाओ इसके पास, इसकी जान पहचान में किसके पास सेम मॉडल की काले रंग की कार है, और जिस दिन सुगंधा का मर्डर हुआ उस दिन इसकी एक एक एक्टिविटी चेक करो। ओके साहब। सर, वैभव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वैभव की सुगंधा की फ्रेंड राखी से काफी बातें होती थी। तो क्या ये वैभव सुगंधा और राखी दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा था क्या? हो सकता है कि सुगंधा को वैभव और राखी के बारे में पता चल गया हो और वैभव ने सुगंधा को। फिर आप इस राखी से मिलना पड़ेगा। बोलो, चुप क्यों? जानती हो ना वैभव को? हाँ साहब, सुगंधा वाला वैभव ना। सुगंधा वाला वैभव तुम्हें फोन क्यों करता था? बहुत बातें होती थी तुम दोनों में। हमसे बात नहीं करता था, वो हमारे फोन पे सुगंधा से बात करने के लिए फोन करता था, क्योंकि सुगंधा के पास फोन नहीं था ना, इसलिए। तेरे दोस्त का फोन अभी तक नहीं आया तो तू ही कर लेना। नहीं यार, तेरे पैसे कट जाएंगे। वैसे भी वो 8:15 को कॉल करता है। 15 सेकंड अभी भी बाकी है। अरे इसमें क्या हो गया, कर। वाह यार, टाइम का तो पक्का है। चल चल शुरू हो जा। अच्छा, ये वैभव तो कह रहा है कि सुगंधा और वो सिर्फ दोस्त थे। तुम बताओ, सिर्फ दोस्त थे या दोनों में अफेयर था? जिस तरह से वो दोनों बातें करते थे उससे ऐसा लगता था कि दोनों प्यार ही नहीं, शादी भी करना चाहते थे। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। वैभव के पास 2 कार है, उसमें से एक कार उसी मॉडल की है जिसमें सुगंधा को बैठते हुए देखा गया था। हाँ सर, 2 कार्स हैं मेरे पास, पर मैंने कभी सुगंधा को उसमें लिफ्ट नहीं दी। और तूने सुगंधा को प्रेग्नेंट भी नहीं किया? नहीं सर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा डीएनए सैंपल क्यों लिया गया? पता है ना? बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था तो बेटा बहुत तकलीफ होगी। अरे सुगंधा, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे घर पे एक ही घड़ी थी, वो भी तो निकाल रही है। समय कैसे देखेंगे? क्योंकि माँ अब इस घड़ी का टाइम खत्म और हमारा टाइम शुरू हो गया। मेरी नौकरी लग गई है और देखना, धीरे धीरे हम सारी चीजें नहीं ले लेंगे और फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, कब तक इस घड़ी को देखकर रोती रहोगी? आज मैं इस घड़ी को उतार कर फेंक देती हूँ। हाँ फेंक दे, तू घड़ी को उतार के फेंक दे। ये टीवी, बर्तन, कपड़े, ये सब कुछ फेंक दे। जैसे सुगंधा लेकर आई थी ये घर में। जैसे डीएनए रिपोर्ट आती है मुझे अपडेट करो। सर, मैंने राखी के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि जिस दौरान सुगंधा राखी के फोन से वैभव से बात करती थी उसके ठीक बाद राखी के फोन पे किसी रेवा शंकर का फोन आता था। रेवा शंकर? कौन रेवा शंकर? राखी इस रेवा शंकर के यहाँ काम करती थी और सर पता चला है कि सुगंधा भी इस रेवा शंकर के यहाँ काम करती थी 2 महीने पहले था। और 2 महीने पहले सुगंधा ने बिना बताए, बिना सैलरी के यहाँ से काम छोड़ दिया और मनोहर के यहाँ काम करने लगी। राखी के फोन पर
8:15 पर वैभव का फोन आता था सुगंधा के लिए। ये कॉल 8:45 तक चलती थी और उसके ठीक बाद रेवा शंकर राखी के फोन पर फोन करता था और ये कॉल चलती थी 8:45 से 8:55 तक। और सर ये फ़ोन कॉल्स का पैटर्न पिछले काफ़ी समय से ऐसा ही चल रहा है। हो सकता है सर रेवा शंकर और राखी का आपस में अफेयर हो और ये दोनों कपल्स बारी बारी बात करते हो फ़ोन पे। एक काम करो, इस राखी का फ़ोन जब्त करो और उसका डेटा चेक करो। आखिर पता तो चले कि इन सब के बीच में चल क्या रहा था। अभी तो सुबह भी होने आई, पता नहीं सुगंधा किस हाल में होगी। सुगंधा काम क्या करती है? मनोहर सेठ के यहाँ सुपरवाइजर है। सुगंधा की बॉडी। इस राखी का फोन जब्त करो, आखिर पता तो चले कि इन सब के बीच में चल क्या रहा था। सर वैभव का डीएनए सुगंधा के बच्चे से मैच हो गया। हाँ परम बोलो। सर हम वैभव को अरेस्ट करने आए थे तो मालूम चला कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? हमें अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि बेरा रेप और हत्याकांड केस के अहम पात्र वैभव ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जानकारी यह भी मिली है कि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हो सकता है कि उसका बच पाना भी मुश्किल हो। यह इस केस में एक जबरदस्त घुमाव है। क्या वैभव ने यह कदम अपनी तथाकथित गर्लफ्रेंड के खो देने के सदमे में उठाया या फिर वो कुछ ऐसा जानता है जो उसके जान पर बनाई? सर हमने वैभव के घर में सब जगह चेक किया लेकिन कहीं पे भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिली। डॉक्टर अवस्थी, वैभव की हालत अब कैसी? सर उसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉइजन इनहेल किया था। हालांकि हमने सारा पॉइजन तो फ्लश आउट कर दिया, पर यह बताना बहुत मुश्किल है कि वो कब तक नॉर्मल हो पाएगा। वैभव की हालत नाजुक है। अब ये पता नहीं उसने गिल्ट में पॉइजन लिया है या कोई और बात है। सर अभी एफएसएल ऑफिसर से बात की मैंने। उनका कहना है कि सुगंधा को बांधने में जो रस्सी यूज़ की गई थी वो अफ्रीका के तंजानिया में बनती है। अफ्रीका की रस्सी? जी हाँ सर, ये एक स्पेशल टाइप की रस्सी है। और अफ्रीका के तंजानिया की रस्सी यहाँ कैसे आई? पता लगाओ आसपास के एरिया में तंजानिया से किसका कनेक्शन है। साहब आपने फारूक और आकाश की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। फारूक के बारे में एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली है। साथ? जी, फारूक का भाई साथ। क्या मसला था उसका आपकी फैमिली से? साद अनीता की शादी से पहले अनीता को परेशान किया करता था। दीदी! दीदी! छोड़ो! अब सुनते हो? देखो कोई आवाज आ रही है। अरे क्या हुआ बेटा सुगंधी? क्या हुआ? कमीने तू रुक रुक, क्या कर रहा है? हम कुछ समझ पाते कि पड़ोस के लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। हमें सच में नहीं पता था कि ये सब में वो मर जाएगा साहब। हाँ साहब, साथ को जब हम लोग लाए थे तो वो मर चुका था। तो उस वक्त पुलिस रिपोर्ट क्यों की? सब लोग बोल रहे थे कि उसने सुगंधा की बहन का रेप करने की कोशिश की थी, इसलिए हमारी बिरादरी में भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि कब्रिस्तान में दफन तक नहीं करने दिया साहब। उसको तो मैंने खुद अपने खेत में दफनाया। तो इसलिए तुम पुलिस रिपोर्ट नहीं कर पाए। पर फिर भी तुम्हें अपने भाई साथ की मौत का दुख तो होगा, बदला भी लेना चाहते होगे। और तुमने अपने भाई की मौत का बदला लिया अनीता की बहन सुगंधा से। तुमने उसका रेप किया और फिर उसका मर्डर किया और उसके बाद साहब माना कि हम लोग छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं साहब, लेकिन किसी का रेप नहीं कर सकते साहब। साहब यकीन करो साहब। सर वैभव को होश आ गया। सर मैं जानता था
सुगंधा के पेट पे मेरा बच्चा है, इसलिए तुम सुगंधा के साथ खेल खेल रहे थे। तुम्हें लगा कि सुगंधा तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले, इसलिए उससे पहले ही तुमने सुगंधा। नहीं सर, मैंने सुगंधा को कोई धोखा नहीं दिया सर। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यार तुम इतना डरती क्यों? हम दोनों प्यार करते एक दूसरे से, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और हमारे रिश्ते के बारे में सब सच बता दो। वैभव, मैं माँ को बताने के लिए बता दूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले बहुत ऊंचे हैं। तुम जानती हो अच्छे से, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये जात पात ऊंच नीच का। देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें। हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। फिर एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट। सुगंधा तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा और हमारे बच्चे का। तुम अगर इतने ही सच्चे हो तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गया था सर, सुगंधा से बहुत प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा मरने की सर। मगर तुम बच गए। अभी भी क्या पता सच बोले या झूठ बोले, हो सकता है इस बार भी झूठ बोले और ये कोई ड्रामा कर रहे हो। सर मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा सर, सच में सुगंधा से बहुत प्यार करता था। मैंने नहीं मारा उसको। सर राखी के फोन का डेटा रिकवर किया, उसके फोन के मैसेजिंग ऐप में एक वीडियो मिला जो उसने डिलीट कर दिया था। प्ले करो सर। इन वीडियोस का सच क्या है? जो रेवा शंकर तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए भेजता था। इन वीडियोस के अलावा रेवा शंकर तुम्हें धमकी भरे मैसेजेस भी भेजता था कि अगर तुम काम पर नहीं लौटी तो तुम्हारे ये वीडियोस वो इंटरनेट पर डाल देगा। एक इसमें तेरा फायदा ही फायदा है। जब काम पे जाना जा, जब काम पे नहीं जाना मत जा। और जितना मजदूरी का पैसा होगा ना पूरा का पूरा बचेगा। और एक सबसे बड़ी बात, पैसा कमाएगी तो ही अपने बाप का इलाज करा पाएगी ना। साहब हम मजबूर थे और वो हमें सबसे पहले पाली शहर ले गया और वहाँ एक आदमी हमें और दो लड़कियों के साथ कार में बिठाकर कहीं और ले गया। फिर रेवा शंकर मुझे अलग अलग आदमियों के पास भेजने लगा। क्या रेवा शंकर तुम्हारी तरह सुगंधा को भी इस धंधे में आने के लिए मजबूर कर रहा था? रेवा शंकर अच्छे से जानता था कि सुगंधा इस धंधे के लिए नहीं मानेगी, तो उसने मुझे मना किया था सुगंधा को कुछ भी बताने से। लेकिन एक दिन लव यू टू, बाय। राखी, क्या है ये सब? रेवा शंकर कब से कर रहे थे ये साथ ये सब? और तो छुपा क्यों रही है ये सारी चीजें? तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई अब तक? सुगंधा मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो मेरी खातिर चुप थी। लेकिन तुरंत उसने रेवा शंकर की नौकरी छोड़ दी थी। मैं कल से नौकरी पे नहीं आऊँ। क्यों क्यों? अरे मैंने सोचा तुझे शहर वाली साइड में भेजूंगा, बहुत पैसा है वहाँ पे। कोई काम नहीं करना तुम्हारा, मुझे सब पता है शहर में क्या धंधे करवाते हो तुम। सर उसके बाद से रेवा शंकर सुगंधा पे खुंदक खाए बैठा था, लेकिन सब मुझे नहीं पता कि सुगंधा के साथ ये सब किसने किया। सर ये रेवा शंकर गायब है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। राखी के बयान के बाद रेवा शंकर सुगंधा रेप और मर्डर केस का भी प्राइम सस्पेक्ट नजर आ रहा था और पुलिस रेवा शंकर द्वारा चलाए जाने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कई पिम्प्स को अरेस्ट कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या रेवा शंकर की तलाश सुगंधा रेप और मर्डर केस को कोई लीड दे पाएगी, क्योंकि इस केस में कई एंगल्स अब भी ओपन थे और अफ्रीका की रस्सी का एंगल इस केस को और भी पेचीदा बना रहा था। शायद अफ्रीका के तंजानिया वाली इस रस्सी की लीड मिल गई है सर। दरअसल बेरा का एक बिजनेसमैन है शैलेन तोमर, जो भी पाली में रहता है। उसका अफ्रीका में होटल बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता है। और सर बेरा गांव के कुछ लड़कों को इसने जॉब के लिए अफ्रीका भी भेजा है। मिलो जरा इससे। अरे शैलेंद्र तोमर ने आज तक कभी कोई कच्ची डील नहीं की। हाँ, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, लेकिन जरा ध्यान रहे, ऐसे होने चाहिए जो जिंदगी भर अफ्रीका में रहने के लिए राजी हों। अरे साहब, आप आओ साहब, पधारो पधारो, बैठिए। अरे राजाराम साहब के लिए चाय लेके आना, मेरी वाली। साहब हमारे यहाँ की चाय बहुत फेमस है। हमने तो सुना है कि तुम भी यहाँ बहुत फेमस हो।
अफ्रीका में होटल बिजनेस और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ कि आपकी क्या खातिर करूं। अफ्रीका के तंजानिया की कंपनी है ट्वाइन एंड कॉर्डेज, जो इस तरह की रस्सी बनाती है। हाँ सर। हमने सुना है कि तुम्हारी कंपनी भी इसके साथ डील करती रहती है। नहीं साहब, एक बार डील की थी इस कंपनी के साथ। तो तुमने इस रस्सी के साथ क्या किया? सर, इस रस्सी में दरअसल इसकी मजबूती कम थी, तो हम लोगों ने इस रस्सी का इस्तेमाल लाइट वेट पैकेजिंग में किया। हमारे यहाँ की स्टेशनरी 3 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशंस में सप्लाई होती है। पुलिस स्टेशन की स्टेशनरी? हाँ सर, मुझे तो लगा आपको पता होगा कि हमारे यहाँ की स्टेशनरी आपके पाली, सिरोही और नागौर डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस स्टेशंस में होती है। पाली, सिरोही और नागौर, इन तीनों जिलों के थाने का रस्सी से कनेक्शन है। तो कहीं सुगंधा रेप और मर्डर केस में किसी पुलिस वाले की मिलीभगत तो नहीं है? अमित, एक काम करो, तीनों जिलों के पुलिस कर्मियों की लिस्टिंग करो और पता लगाओ उनमें से किसके पास सेम कलर की और सेम मॉडल की कार है जैसी कार में सुगंधा को आखिरी बार बैठते हुए देखा गया था। सर, आपने मुझे बुलाया? अच्छा परम, पंडित तुम चलो। कुलदीप ससोदिया को बचाने के लिए क्या तुमने प्रेम सोलंकी का साथ दिया था? सर, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। क्या तुमने प्रेम सोलंकी का साथ दिया था? नहीं सर। रणदीप गुजर कौन है? मेरा कजिन भाई। उसके पास किस रंग की कार है? काले रंग की। काले रंग की। और सुगंधा को आखिरी बार किस रंग की कार में बैठे हुए देखा गया था? काले रंग की। तुम्हारे कजिन के पास सेम मॉडल की काले रंग की कार है, तुमने बताया क्यों नहीं? सर, आप कुछ भी कहने जा रहे हैं सर। मेरे कजिन के पास काले रंग की कार है, इसका मतलब आप मुझ पर... इसका मतलब मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है तो आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी हो रही है और तुम्हारे कजिन की कार ऑलरेडी फॉरेंसिक के पास है। एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि सुगंधा को गायब करवाने में तुम्हारा जरा भी हाथ था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा सकते हो। सर, इन्फॉर्मर से रेवा शंकर का पता चल गया है। वो अपने पुश्तैनी गांव में, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। ओके सर। मैं बता रहा हूं ना, मैंने सुगंधा के साथ कुछ नहीं किया। आप विश्वास तो कीजिए मेरा। सुगंधा को तेरे सेक्स रैकेट के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तुझे डर था कि कहीं वो तेरा पर्दाफाश ना कर दे, इसलिए तुमने सुगंधा को मरवा दिया, है ना? वो किसी और की नफरत की शिकार हुई और खामखा आप मेरे पे समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। ऐसे नहीं मानेंगे, हड्डी पसली एक कर दो इसकी। सर, परम के कजन के अलावा सिरोही थाने की एसआई राकेश नागपाल और नागौर थाने के सब इंस्पेक्टर अमजद शेख के पास वैसे ही मॉडल की काले कलर की कार है। सेम मॉडल काली कार? जी सर। और वो अपना कांस्टेबल परम, उसके कजन की कार में फॉरेंसिक को कुछ मिला? नहीं सर। और सर, जब इन दोनों के रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए तो पता चला कि राकेश नागपाल वारदात के दौरान ड्यूटी पे था, लेकिन ये अमजद शेख 10 दिन की लीव पे था। देख अमजद, सीधा सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा सीधा जवाब दे दे, बिना गोल गोल घुमाए। सुगंधा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उसे? सर, मैं सुगंधा को क्यों मारूंगा? मेरा उसके साथ क्या लेना देना है? वारदात वाले दिन तेरी कार बेरा क्रॉसिंग के पास टोल नाका में कैप्चर हुई और साथ तेरा कजन था। इतनी डिटेल बहुत है कि और डिटेल दो। हाँ सर, ये सच है कि मैंने ये सब कुछ अपने भाई साथ का बदला लेने के लिए किया, लेकिन ये बदला मैंने अकेले नहीं दिया। तो और कौन शामिल था तुम्हारे साथ? बहुत नौटंकी कर ली और अब नौटंकी खत्म। बोलो। मैं सास से प्यार करती थी। उस रात
हम लोग भागने भी वाले थे, लेकिन तभी सुगंधा ने मुझे साथ के साथ देख लिया। दीदी कौन है ये? माँ, बाबा, सुगंधा चुप। माँ, क्या हुआ बेटा? तू कमी नहीं थी रात में? क्या कर रहा था? लेकिन सुगंधा की वजह से साथ उसे सबने इतना पीटा कि वो और मेरे बाबूजी ने भी उस पर रेप का इल्जाम लगा दिया। ये सब हुआ सिर्फ उस सुगंधा की वजह से। और इस हादसे के 1 महीने के अंदर ही बाबूजी ने मेरी शादी उस दारूबाज जितेंद्र के साथ कर दी। वो रोज दारू पीकर आता और मुझे पीटता। जुबान लड़ाई के मेरे से? मेरी जिंदगी नर्क बन गई उस सुगंधा की वजह से। इसलिए मैंने भी उसको नर्क भेजने का सोच लिया। इतनी नफरत अपनी खुद की बहन से? तुम जानती थी कि वो प्रेग्नेंट थी? हाँ, मैंने उसको प्रेगनेंसी की दवा लेते हुए देख लिया था और मैं समझ गई कि ये वैभव का ही बच्चा होगा। और फिर मैंने सोचा यही सही मौका है उससे बदला लेने का। और अमजद भाई भी साथ की मौत का बदला उससे लेना चाहते थे। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग उस दिन सुगंधा से रास्ते पर मिले। अरे आप? और ये कौन है? ये अमजद भाई हैं, जितेंद्र के दोस्त। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मुझे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तू भी चल। ठीक हो ना? हाँ चल। अरे दीदी सुनो, क्या हुआ? दीदी, निकल। दीदी, छोड़ दो मुझे। दीदी क्यों कर रही हो? बच्चा पैदा कर बोल बोल के कान खा लिए तूने मेरे। और आज तेरी वजह से जितेंद्र का बच्चा पेट में लेकर मैं घूम रही हूँ। बहुत प्यार करती है ना तू अपने आज जन्मे बच्चे से? हाँ, जैसे तूने मुझे मेरे सास से अलग किया था ना, वैसे ही मैं तुझे तेरे बच्चे से अलग कर दूंगी। हो गया, तुम अब घर जाओ। तुम्हें जाने में टाइम लगा तो उनको शक हो जाएगा। दीदी, बहुत सियानी बनती है ना तू। तेरी वजह से मेरा भाई मारा गया। अब तू मजा देख। फिर उसके बाद मैं सुगंधा की लाश को जंगल में लेके गया, जहाँ मैंने पहले से गड्ढा खोद रखा था। मैंने उसकी बॉडी को वहाँ डंप कर दिया और निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके फिटस को गड्ढे में डालना भूल गया था मैं, इसलिए वहीं नज़दीक में फिटस को रोड साइड में फेंक दिया मैंने। उसके बाद तुमने इनकी माँ को फ़ोन करके ये कहा कि सुगंधा सही सलामत है? जी हाँ सर, दरअसल हम लाश मिलने तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाई करना चाहते थे। हमें लगा था शायद टाइम बीतने के बाद सुगंधा की तलाश खत्म हो जाएगी। पुलिस वाले होकर ये कैसे भूल गए कि तलाश कभी खत्म नहीं होती। जुर्म जिंदगी भर मुजरिम का पीछा करता है और फिर उसे गर्दन से पकड़कर कानून की चौखट पर लाकर पटकता है, जैसे तुम दोनों को पटका। और तुम बदले की आग में इतनी हो गई थी कि एक ही झटके में इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी होने वाले बच्चे की, अपनी बहन की, अपनी माँ की। वो नफरत ज्यादा घातक होती है जब नफरत करने वाला अपने होशो हवास ना खोकर अपनी नफरत को एक सोची समझी साजिश की शक्ल दे देता है। सुगंधा के साथ भी यही हुआ। भले ही उसने ये ना सोचा हो कि अपनी नफरत को निकालने के लिए अनीता उसकी जान भी ले सकती है, लेकिन जब उसने अनीता को अमजद के साथ देखा तो उसे ये सोचकर सतर्क हो जाना चाहिए था कि अमजद जैसा अनजान शख्स उस वक्त अनीता के साथ क्या कर रहा था। अगर सुगंधा ने एहतियात बरतते हुए अनीता के साथ सही तर्क किया होता तो शायद वो अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन सुगंधा का अनीता पर किया गया भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।